प्रिंसिपल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। 7 अक्टूबर को कॉलेज की पूर्व लैब असिस्टेंट पवित्रा ने किया था आत्मदान। कल खुलेगा उन्नाव के राजा के दबे खजाने का राज। साधु के सपने के मुताबिक एएसआई करेगा जमीन में दबे 1000 टन सोने की खोज। खुदाई स्थल पर लगा मेला। और शरद पवार की बीसीसीआई में वापसी की खुली राह। एमसीए अध्यक्ष बनना तय। गोपीनाथ मुंडे का नामांकन रद्द। अदालत से लगाएंगे गुहार। नमस्कार, दैव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र रमन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत राहुल गांधी के साथ। जी हां, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में कई जगह रैलियां की। शहडोल और दतिया के अलावा राहुल ने ग्वालियर में भी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान राहुल ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब होने के बावजूद फूड बिल पास कराने के लिए संसद में वो खड़ी रही। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की खिंचाई की। पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी के छोटे नेता सोनिया की तबीयत बिगड़ने की बात करते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, जबकि राहुल गांधी जनता की सहानुभूति पाने के लिए अपनी मां की तबीयत की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। शैलजा जी ने कहा नहीं, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलिए तबीयत ठीक नहीं है तो चलते हैं, क्योंकि आमतौर से वो कहती नहीं है। अगर बीमार होती है तो वो बताती नहीं है। तो मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको ले गया कमलनाथ जी के कमरे में। याद है आपको कमलनाथ जी? और वहां मेरी मां ने मुझे कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बीमार हैं, आपको अस्पताल जाना है। और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहां से। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाओगी? कमलनाथ जी ने कहा देखिए यहां वोट की आज कोई कमी नहीं है, आसानी से पास हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बताया जब तक ये बिल पास नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। राहुल जी ने कहा कि हमारी मां बीमार थी तब भी वो फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया। एक तरफ फूलपुर में कुछ लोगों ने सिर्फ लिख दिया कि सोनिया जी बीमार थी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इलाहाबाद में फूलपुर से चुनाव लड़ाने के लिए प्रियंका जी को इलाहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने माननीय सोनिया जी को की बीमारी का जिक्र कर दिया तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया गया। और खुद भाषण में राहुल जी माननीय सोनिया जी की बीमारी का जिक्र करके इमोशनली जनता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये कहां तक न्याय है? कुमार मंगलम बिरला पर एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई विपक्ष के साथ सत्ताधारी खेमे के भी निशाने पर आ गई है। दोनों खेमों का मानना है कि बिरला जैसे कायदे वाले कारोबारियों पर हाथ डालने से देश के कारोबारी माहौल पर उल्टा असर पड़ सकता है। बीजेपी तो इस सिलसिले में प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही मांग रही है। कोलगेट ने कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्या की। दिल्ली के कारोबारी और सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। इसकी वजह है 46 साल के बिरला की अपनी ख्याति। उन्हें नियम कायदों से चलने वाला कारोबारी माना जाता है। वैसे भी 2G मामले में भी देश की तमाम टेलीकॉम कंपनियों के दामन पर दाग लगे, लेकिन बिरला की कंपनी आइडिया सेल्युलर की ऐसी अकेली कंपनी थी जिस पर कोई आंच नहीं आई। बहरहाल एफआईआर दर्ज करने के बाद विपक्ष के निशाने पर रहने वाली सीबीआई सरकार के निशाने पर भी आ गई। जो भी संस्थाएं हैं जिनकी संवैधानिक जिम्मेवारी हैं, चाहे जांच की जिम्मेवारी है और हमारी न्यायपालिकाएं, उनको बहुत संयम से और बड़ी बारीकी से इन चीजों को देखना है। एक संतुलित इस पे निगाह रहनी चाहिए ताकि एक ऐसा वातावरण ना बने जिससे हमारे देश के उद्योगपतियों में घबराहट हो। बिरला पर दर्ज एफआईआर ने एक बार फिर बीजेपी को प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। पार्टी का मानना है कि एफआईआर दर्ज करके सीबीआई डर का माहौल बना रही है। पार्टी यही नहीं रुकी बल्कि उसने प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांग लिया। राजा की जिम्मेदारी एज ए मंत्री बनी थी क्योंकि वो संचार मंत्री थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनी।
तो तत्कालीन कोयला मंत्री तथा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कोयला में क्यों नहीं बदली, ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। इस खींचतान से साफ है बिड़ला के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी बढ़ा दी है। दिलचस्प ये है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई नेता मान रहे हैं कि इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के कारोबारी माहौल और निवेश पर उल्टा असर पड़े बिना नहीं रहेगा। रमन ममगाई, लाइव इंडिया, दिल्ली। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट मीरा राजा के टेप रिकॉर्ड के कुल 14 मामलों की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। अदालत ने सीबीआई को 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। जो करीब 14 मामले आपराधिक भ्रष्टाचार के जो राडिया टेप में निकल कर आए हैं, उन सबकी जांच कर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रिपोर्ट दे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर जनता के बीच अपनी पैठ बनाएगी, इस बात से ज्यादा फिक्र अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर सताने लगा है। यही वजह है कि कोई नेता खुद को मुख्यमंत्री का पहला दावेदार बताते नहीं थक रहा, तो कोई पार्टी में किसी भी पद पर काम करने की बात कहकर खुद को भला दिखने की कोशिश कर रहा है। जितने भी सर्वे मेरे हाथ में है उसमें विजय गोयल सबसे आगे है। इस बात को आप सारे सर्वे निकालकर देख लीजिएगा। बुधवार को दिए इस बयान से जाहिर है कि दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर किस कदर घमासान मचा हुआ है। विजय गोयल के जिम्मे दिल्ली में पार्टी को चुनावी नदी से पार लगाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका ध्यान चुनावी महासमर में पार्टी को पार लगाने की जिम्मेदारी से ज्यादा खुद को सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बताने पर है। यही वजह है कि गुरुवार को वो खुद तो पार्टी के आला नेताओं से नहीं मिले, लेकिन अपने समर्थकों को राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के यहाँ भेजकर अपनी दावेदारी को मजबूती से रखने की कोशिश जरूर की। कार्यकर्ताओं की या जिसकी भी जो भावना रहेगी, कौन कहाँ गया मुझे मालूम नहीं है। मैंने कभी उम्मीदवार अपने आप को घोषित नहीं किया और कल भी नहीं किया था मैंने। विजय गोयल की ये बेचैनी सबसे ज्यादा सामने आ रही है जब से ये पता चला है कि पार्टी के दिल्ली प्रभारी उनकी बजाय हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहते हैं। इसे लेकर पार्टी में उठे तूफान को हर्षवर्धन समझते न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात और है कि वो खुद को पार्टी का ऐसा सिपाही बता रहे हैं जो कहीं भी काम कर सकता है। तो हमेशा बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग जो है पार्टी तय करती है कि बैटिंग जो है गली के अंदर एक समिति के कार्यकर्ता के रूप में करनी है या किसी जिम्मेदारी के कौन से पद पर करनी है। हमने पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करनी है, इससे ज्यादा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन पार्टी इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन वो इशारे से नेताओं को संयम में रहने की सीख जरूर दे रही है। ये महत्वाकांक्षा का खेल है। पॉलिटिक्स, राजनीति अपने आप में महत्वाकांक्षा का खेल है, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करता है, वो तय होगा और आपको बताया जाएगा। बहरहाल इस सियासी घमासान के बीच पार्टी के पास अब भी उस चेहरे की कमी नजर आ रही है जो दिल्ली की जनता को अपनी ओर खींच पाए। सत्ता में पिछले 15 साल से रनर अप की भूमिका निभा रही बीजेपी इस बार खुद को विनर के तौर पर देख रही है, लेकिन जीत का तकाजा यही कहता है कि विनर वही होता है जिसकी टीम में एकजुटता हो और कप्तान मजबूत हो। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है, लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विजय गोयल से पार्टी नाराज चल रही है और संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सीएम पद के लिए हर्षवर्धन के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी फिलहाल नाम की घोषणा करने के मूड में नहीं थी, लेकिन विजय गोयल के विद्रोह के बाद पार्टी ने यह तय किया कि नाम की घोषणा करने में ही भलाई है। रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ।
का असर हुआ है और इंटरपोल की लिस्ट में शामिल वांटेड प्रोड्यूसर अक्षय भटनागर को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अक्षय भटनागर ने अफगानिस्तान के मून होटल में रहते हुए फर्जी कंपनी तैयार की और फिर अपनी कंपनी को चूड़ा लगाते हुए $9.5 लाख का फ्रॉड किया। लाइव की खबर का यह असर है। आज सुबह इसकी गिरफ्तारी के आज कुछ केसेस अपने हिरासत में लिया है। मेरठ के रेलवे रोड के ओल्ड प्रेमपुरी के आवास से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर आज तड़के 3 बजे पुलिस के वाहन पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछाकर पुलिस के वाहन को उड़ा दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। हमला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के पास गढ़चिरौली के घरिया गांव के पास हुआ। शहीद जवान राज्य के एंटी नक्सल डिवीजन के स्पेशल एक्शन ग्रुप के हैं। बॉर्डर पे जो है वहां से पार्टी मूवमेंट में थी तो वहां घटना हुई जिसमें कि 3 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। तो वो वहां पे गढ़चिरौली वाले काफी अच्छा काम करते रेस्क्यू भी कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। दूसरा फिर इस क्षेत्र से भी जो बॉर्डर की हमारी फोर्सेज है उनको भी हमने निर्देश दिया है कि वो उनका सर्चिंग बढ़ाए। दिल्ली के मोती नगर इलाके में हुए डबल मर्डर ने इलाके में सनसनी फैला दिया है। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आपसी रंजिश की वजह से दिल्ली के मोती नगर में 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर मनोज तनेजा की पत्नी रीना गुरुवार को अनिल शर्मा के घर पहुंची। उस वक्त घर पर अनिल शर्मा की पत्नी सुदेश, उनका बेटा आरव और बेटी घर पर ही मौजूद थे। इसके बाद सुदेश और रीना में विवाद बढ़ा और रीना की चाकू लगने से मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान सुदेश के बेटे आरव की भी मौत हो गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैंने बस ये देखा था, वो उनकी वाइफ लेटी हुई थी, सबको लगा हुआ था, उनकी बेटी वहाँ पे बैठ बैठी हुई थी, खून खून थी, और उसका बेटा जो है वो डबल बेड में लेटा हुआ था। और जो उनके मनोज की वाइफ है उनको मैंने बाद में देखा, वो भी लास्ट उनके ज्यादा में सब कटे। हमने ऊपर देखा था, इनकी लड़की थी ना, चीख रही थी कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। उसके सारे यहाँ पे चाकू से निशान डले हुए थे। तो हमने रास्ता कोई मिला नहीं हमें यहाँ से निकलने का। तो इन्होंने दरवाजा में लड़की को बोला तो अपना दरवाजा वहाँ से खोल। लड़की ने खुद आके दरवाजा खोला। जब वो अंदर गए थे सारा खून सा लथपथ परस थे, जो लेडी सुपर वाले उनके पेट में चाकू सा लगा हुआ था। तो एक लाश अंदर पड़ी थी बाथरूम के अंदर। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने ये दोनों हत्याएं की हैं। इस पूरे विवाद के दौरान खुद सुदेश और उसकी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इस वारदात के बाद से इलाके के लोग सन्न हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस मकान में हुए खूनी खेल की वजह क्या है, लेकिन अब पुलिस की जांच उन 2 लोगों के बयान पर टिकी हुई है जो इस वारदात में जिंदा तो बच गए हैं, लेकिन अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज की लैब असिस्टेंट की खुदकुशी के मामले में आईपी स्टेट थाने में कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि पवित्रा नाम की लैब असिस्टेंट ने दिल्ली सचिवालय के बाहर खुद को आग लगा ली थी, जिसकी वजह से 90% तक वो जल गई थी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्रिंसिपल को कॉलेज प्रशासन पहले ही सस्पेंड कर चुका है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एफआईआर हो गई है, तो अगर एफआईआर हो गई है तो जो है कल्प्रिट्स जो है, जो भी कल्प्रिट्स हैं इसमें, उनको जल्द से जल्दी अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पवित्रा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में प्रिंसिपल जी के अरोड़ा पर केस दर्ज होने के बाद पवित्रा के पति ने राहत की सांस ली है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात धर्मेंद्र की पत्नी पवित्रा ने बीते 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के बाहर खुद को आग लगा ली थी। इसकी वजह से पूरी तरह जख्मी पवित्रा की अस्पताल में मौत हो गई। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पवित्रा का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपने इस कदम के लिए प्रिंसिपल को ही दोषी ठहराया। मरने से पहले पवित्रा के डाइंग डिक्लेरेशन में भी यौन शोषण की बात हुई। बहरहाल
काफी हील हुज्जत के बाद पुलिस ने अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोप सही पाए जाने की हालत में उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन से राय मशवरा किया है और उस राय मशवरा के बाद इसमें 306 सेक्शन हमने ऐड किया अबेटमेंट टू सुसाइड का और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। जांच के दौरान प्रिंसिपल पुलिस को बता चुके हैं कि पवित्रा को मार्च के महीने में ही नौकरी से निकाल दिया गया था। पवित्रा पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप था। इसके लिए कथित तौर पर उसे कई मेमो भी दिए गए, लेकिन पवित्रा के परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल अरोड़ा उसका यौन शोषण कर रहे थे और उसके विरोध के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसकी वजह से उसने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया। पवित्रा की मौत को 10 दिन बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुदकुशी को उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए पवित्रा ने अपनी जान दे दी, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजधानी दिल्ली में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल है। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। रोकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपस मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। लाइव इंडिया की खबर का असर हुआ है और इंटरपोल की लिस्ट में शामिल वांटेड प्रोड्यूसर अक्षय भटनागर को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अक्षय भटनागर ने अफगानिस्तान के मून होटल में रहते हुए फर्जी कंपनी तैयार की और फिर अपनी कंपनी को चूड़ा लगाते हुए $9.5 लाख का फ्रॉड किया। लाइव इंडिया की खबर का यह असर है। आज सुबह इसकी गिरफ्तारी के आज कुछ लड़के अपने घर के लिए है मेरठ के रेलवे रोड के ओल्ड प्रेमपुरी के आवास के। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मुंबई क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने का रास्ता बिल्कुल साफ होता जा रहा है। मुंबई क्रिकेट संघ की अध्यक्षता के लिए बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी पर्चा भरा था, जो खारिज हो गया है। दरअसल मुंडे के नामांकन पत्र में मुंबई का पता दर्ज नहीं था और एमसीए का पदाधिकारी होने के लिए मुंबई का निवासी होना जरूरी है। ऐसे में पवार अब शुक्रवार को होने वाले चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। फैसले के खिलाफ गोपीनाथ मुंडे कोर्ट जाएंगे। शरद पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2010 में आईसीसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। शरद पवार का एमसीए से पुराना नाता रहा है। लगातार 10 साल तक एमसीए पर शरद पवार का कब्जा रहा है। एमसीए में पवार के बाद विलासराव देशमुख अध्यक्ष बने थे, लेकिन पिछले साल उनके निधन के बाद रवि सावंत ने उनकी जगह ली।
बीसीसीआई ने हाल ही में अपने नियमों में बदलाव किया है कि पूर्व अध्यक्ष भी अध्यक्ष पद पर वापसी कर सकते हैं। उनके सामने खड़े एकमात्र गोपीनाथ मुंडे का नामांकन रद्द होने से शरद पवार का निर्विरोध चुना जाना अब लगभग तय माना जा रहा है। न मशीन और न ही किसी तरीके का औजार, सिर्फ एक सपना, और उस सपने में दिखता है सोने का भंडार। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है। उसी साधु शोभन सरकार की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया है और कल से अब उस किले में खुदाई होने जा रही है। किसका होगा 1000 टन सोना? कौन होगा सोने का मालिक? गांव वाले या सरकार? कानून की माने तो जमीन के भीतर की संपत्ति पर एकमात्र अधिकार सरकार का होता है। एएसआई खुदाई के बाद सारी संपत्ति सरकार को सौंप देती है। सिर्फ वो तय करती है कि इसे कहाँ रखना है, बैंक को देना है या विकास कार्यों में लगाना है। उधर डौंडिया खेड़ा गांव के लोगों ने खुदाई से पहले ही सपने देखना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार अगर इस खजाने को ले जाना चाहती है तो ले जाए, लेकिन खजाने का 20% हिस्सा इसी इलाके के विकास में लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए खजाना निकलता है तो उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता है तो किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। बाकायदा एक मांग पत्र भी तैयार है। एक रेलवे स्टेशन चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, एक उद्योग नगरी चाहिए, एक कृषि अनुसंधान केंद्र चाहिए, एक सौर ऊर्जा केंद्र चाहिए और इलाके के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए। बहरहाल फिलहाल इन सब मुद्दों से परे सरकार इस किले की खुदाई का मन बना चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात ये कि खजाने की बात सुनने के बाद राजा राम बख्श सिंह के अचानक से वंशज सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि खजाने पर पहला हक उनका है, लिहाजा उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको 20% दे दिया जाए और सरकारी खजाने में रख लिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात कि बरसों से वीरान पड़ा ये इलाका अचानक से लोगों से गुलजार हो गया है। ऐसे में किले का तिलिस्म क्या रूप लेगा, देखने वाली बात है। डोंडिया खेड़ा खजाने की कहानी किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन इस पूरी कहानी में हकीकत की शक्ल और विश्वास उन लोगों को है जो इस कहानी में अपने लिए उन्नति की झलक देख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ सुमित चौधरी, डोंडिया खेड़ा। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपको, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। असर हुआ है और इंटरपोल की लिस्ट में शामिल वांटेड प्रोड्यूसर अक्षय भटनागर को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
असल भटनागर ने अफगानिस्तान के मून होटल में रहते हुए फर्जी कंपनी तैयार की और फिर अपनी कंपनी को चूड़ा लगाते हुए $9.5 लाख का फ्रॉड किया। की खबर का ये असर है। आज सुबह इसकी गिरफ्तारी के आज इसको पुलिस अपने घर में लिया है। मेरठ के रेलवे रोड के ओल्ड प्रेमपुरी के आवाज से। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है। हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। टाइम्स इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम आज पूछताछ के दौरान नर्वस हो गए। अहमदाबाद के एटीएस ऑफिस में पीड़िता को सामने बिठाकर पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान नर्वस हुए आसाराम कई सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए। आपको बता दें कि सूरत की रहने वाली इस लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। 4 घंटे तक आसाराम का सच से सामना। आसाराम और पीड़िता से हुई एक साथ पूछताछ। सूरत रेप केस में आरोपों के चलते अहमदाबाद के एटीएस मुख्यालय में आसाराम से पिछले 2 दिनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन आसाराम है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक आसाराम लगातार एक ही बात रट रहा है कि लड़की मेरी बेटी जैसी है, लेकिन दोनों बहनों के लगाए आरोप गंभीर हैं। लिहाजा एटीएस ने गुरुवार को आसाराम का सच से सामना करा दिया और आरोपी आसाराम और पीड़िता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पीड़िता ने पेश किए कुछ और सबूत।